वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सबको। ये है मॉर्निंग्स विद मनी और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि हम इस सेगमेंट पे बात करेंगे आशुतोष भारद्वाज साहब से, जो कि जाने माने सहाफ़ी हैं। आप द वायर हिंदी के एडिटर हैं और आपने सालों रेड कॉरिडोर हिंदुस्तान का सो कॉल्ड, उसमें आपने काम किया 2011 से 15 के दरमियान। आप वहाँ पर बने रहे और आपने ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की। आज हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो आए और हमसे बात करें मुकेश चंद्राकर, जो कि उमरते हुए एक जर्नलिस्ट थे जो कि मार दिए गए छत्तीसगढ़ में। और नए साल में ये खबर आई, तब हम न्यूयॉर्क में थे, तो उस टाइम पर हम ये बात कर नहीं पाए। लेकिन आज क्योंकि कल छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10 लाख रुपए का हर्जाना अनाउंस कर दिया है, उनके फैमिली वालों को जाएगा। एक बिल्डिंग भी बनाया जाएगा जर्नलिस्टों के लिए और उनके नाम से रखा जाएगा। क्या ये इनफ है और कितना खतरनाक है बस्तर और उन इलाकों में रिपोर्टिंग करना जो कि माओइस्ट इंसर्जेंसी से इम्पैक्टेड हैं? सरकार का रवैया भी अच्छा नहीं है वहां पर। आशुतोष से आज हम इस बारे में बात करेंगे। आशुतोष की एक बहुत ही मकबूल किताब भी है, द डेथ स्क्रिप्ट, ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स इन नक्सल कंट्री। तो आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। गुड इवनिंग आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मणि, थैंक यू सो मच। बताइए आशुतोष, जैसे कि ये आसान वक्त तो नहीं है। मुकेश चंद्राकर को आप जानते थे जाती तौर पर और बहुत जर्नलिस्टों ने उनके बारे में लिखा है। एनडीटीवी के लिए फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था। लेकिन यकाएक इस तरह से उनका कत्ल हो जाता है, उनकी लाश पाई जाती है जो संदिग्ध है उसके घर में, एक सेप्टिक टैंक में, बहुत बुरी तरह से। मतलब जो है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन ही इतना खौफनाक था कि कंक्रीट डाल दिया गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स में नहीं देना चाहूँगा, लेकिन फिर भी उसके बाद प्रेस क्लब में जो मेमोरियल मीटिंग होता है उसमें आप कहते हैं कि वो इलाका दरअसल हिंदुस्तान की जर्नलिज्म का ग्रेवयार्ड है। आपने ऐसा क्यों कहा, जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए। देखिए, एक पत्रकार बड़ी निष्ठा से हिंदुस्तान की उस जगह से रिपोर्टिंग कर रहा है जहां अरसे से, जिसे आप नेशनल मीडिया कहते हैं, उसका कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा है ना, जिसको नेशनल मीडिया ने पूरी तरह से त्याग दिया है। वो गिने चुने पत्रकार हैं वहां जहां से वो खबरें ला रहे हैं, उनमें से एक मुकेश चंद्राकर है। मुकेश चंद्राकर वहां से खबर लाकर हमें बताते हैं, उनकी एक बड़ी खबर, कि एक जंगल के इलाके में एक सड़क बन रही है और उस सड़क के निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। और उसके बाद उस सड़क का जो सड़क निर्माण कर रहा है जो ठेकेदार, उसी के परिसर में मुकेश की बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। क्यों हत्या कर दी जाती है? क्योंकि उन्होंने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया था जो जाहिरी तौर पर सिर्फ उस ठेकेदार तक सीमित नहीं था, बड़े लोग उसमें, सरकार, सत्ता और ब्यूरोक्रेसी इत्यादि भी लिप्त रही होगी। तो अगर आपको अपनी खबर लिखने के लिए अगर आपका मर्डर हो जाए, बताइए, तो इससे आप ग्रेवयार्ड नहीं कहेंगे, कब्रगाह नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे उस जगह को? और बहुत बार जो है वहाँ से जब रिपोर्टिंग, आप भी वहाँ पर रहे और बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस में आपने काम किया, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोई जब जाता है उनके ऊपर तो एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, एक कवर होता है। लेकिन जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, वहीं पे पले बढ़े हैं, उन पर ये लेबल नहीं, मतलब ये कवर उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर फिर क्या वो नेशनल मीडिया वर्सेस लोकल मीडिया का फर्क आपको नहीं दिखाई देता है? देखिए, एकदम है। जो जितना बड़ा संस्थान आपका होगा, आपके पास उतने ही अधिक संस्थानिक प्रोटेक्शन भी आपके पास होंगे। तो चूंकि मैं एक बड़े अखबार पे काम करता था उन दिनों, जब मैं वहां काम किया करता था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मेरे पास कहीं अधिक प्रोटेक्शन थी बजाय मुकेश जैसे एकदम इंडिपेंडेंट पत्रकार के लिए। तो मुकेश की जो हत्या है, वो उसने उस इलाके के तमाम फ्रीलांसर और स्वतंत्र पत्रकारों को बुरी तरह से डरा दिया है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है अब। तो आशुतोष, ये जैसे हमने देखा है कि जो पेरीफेरी है, सो कॉल्ड, मतलब पेरीफेरी और सेंटर की बात तो हमेशा होती रहती है इंडिया में, लेकिन वहाँ पर जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, कभी कभी बड़े इदारों के साथ भी जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमने बिहार में एक केस देखा था, कुछ साल पहले की बात है ये,
जब शायद राजदेव रंजन था उनका नाम, जो जागरण के लिए, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ थे, उनकी हत्या हो जाती है काम के दौरान ही। और उसको एक बड़ा एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि मतलब पहली बार शायद किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है। ये आज के दौर में जब इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना कनेक्टेडनेस है, कुछ भी होता है तो दुनिया भर में सुर्खियां बन जाती हैं, इसके बावजूद क्या इतना आसान है किसी की भी पत्रकार को इस तरह से मार देना छत्तीसगढ़ और सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर में? देखिए, इसीलिए तो डर है ना। मैंने इसीलिए कहा कि अगर इतना आसान हो जाता है तभी तो उसे मैं कब्रगाह कह रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आप इस हत्या को आइसोलेशन में ना देखें। मैं थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा आपको। इस हत्या से करीब 5-1 महीने पहले बस्तर के 4 पत्रकारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उन पर आरोप यह था कि उनके पास ड्रग्स पाए गए थे। और ये हम सबको मालूम था निहायत ही झूठा फर्जी आरोप है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तब मैंने स्टोरी कमीशन करवाई थी, जिसे मुकेश ने और एक अन्य वहां के बस्तर के स्थानीय पत्रकार जिनका नाम राजा राठौड़ है, उन दोनों ने मेरे लिए लिखा था द वायर हिंदी के लिए। तो उस खबर में उन्होंने पूरी बड़ी गहराई से इन्वेस्टिगेट करके खबर की थी, जिसमें यह था कि चूंकि वे दोनों वो चारों पत्रकार माइनिंग पर स्टोरी करने जा रहे थे, इलीगल माइनिंग पर, जिस पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्त होने की संभावना थी, इसीलिए पुलिस ने बजाय इलीगल माइनिंग पर कुछ कदम उठाने के उन चारों के गाड़ी में ड्रग्स रख दिया और उनको फर्जी तरीके से गिरफ्तार करवा दिया। तो राजा राठौड़ और मुकेश ने, इन दोनों ने मिलकर बहुत ही गहराई से वो इन्वेस्टिगेट करके स्टोरी की खबर की थी मेरे लिए। तो जिस दिन ये खबर छपती है उसके तुरंत बाद मुकेश के पास एक छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का एक डिसअप्रूविंग टोन में मैसेज जाता है और वो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं मुकेश, जो अभी भी मेरे पास है। और उसके बाद मुझे कहते हैं कि दादा कुछ होगा तो नहीं ना। तो यानी कि पुलिस वाला, एक बड़ा पुलिस अधिकारी खबर करने पर झट से पत्रकार को धमकाता है। और इस बार क्या होता है कि चूंकि करोड़ों के भ्रष्टाचार को उसी पत्रकार ने उजागर किया है, तो उसको मार दिया जाता है। तो मैं बता आपको ये रहा हूं कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं सत्ता के भीतर ये बात बैठ चुकी है कि पत्रकार हमारी ही मर्जी पर जिंदा है। और जब मैं बात सत्ता कह रहा हूं तो सत्ता से मेरा अर्थ सिर्फ किसी पार्टी या किसी सरकार का अर्थ सरकार से नहीं है। सत्ता का अर्थ है वो पूरा सिस्टम, वो पूरा नेटवर्क जो इस देश को चला रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें मनी लेंडर्स हैं, जिसमें पावरफुल लोग हैं, जिसमें पुलिस वाले हैं, जिसमें नेता हैं। तो इन सबको कहीं ना कहीं ये बड़े गहराई से पता है, इनके भीतर ये मान्यता है, ये अहंकार है कि हम, अगर पत्रकार हमारे खिलाफ कुछ करेगा तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसी की परिणति थी कि पहले तो मुकेश चंद्राकर को धमकी मिली, जिसका भी आपको मैंने उल्लेख किया, और उसी धमकी के तहत अब एक दूसरे गैंग ने उसे मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। आशुतोष, आपने भी जैसे वहाँ पे वक्त गुजारा और शुरू के वो साल जो यूपीए गवर्नमेंट के आखिरी साल थे, उस दौरान आप वहाँ पर रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, छत्तीसगढ़ में लेकिन काफ़ी सालों से रही बीजेपी की सरकार, उससे पहले से भी। बीच में छोटा सा ये 5 साल का गैप आया जब भूपेश बाघेल साहब की कांग्रेस की सरकार थी। कुछ बदला यूपीए के आखिरी टर्म में जब आप थे वहाँ पर, और उसके बाद जो नई सरकार आई उस दौरान, बीच में जब कांग्रेस की 5 साल रही सरकार, क्या कुछ बदला या सेम चीजें और बल्कि बद से बदतर होती गई चीजें? देखिए, कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में इतना जरूर हुआ था कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून आ गया। हालांकि कानून बहुत देर से आया, जो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया था जल्दी आ जाएगा, बहुत देर से आया। तो सिर्फ उतना हुआ कि कानून जरूर बन गया, जिसमें बड़े कुछ अच्छे प्रावधान है, जिससे मैंने पहले लंबी खबर भी कर चुका हूं, लेकिन उस कानून पर अमल कुछ नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, जब 5 साल रही कांग्रेस वहां, तो कांग्रेस के कार्यकाल में पत्रकार कहीं अधिक सुरक्षित थे। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। असल में होता क्या है मणि, कि सभी सरकारों के लिए ये बड़ा सुविधाजनक है
कि पत्रकार उनसे डर कर रहे हैं, दब कर रहे हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती है कि पत्रकार अपनी अपनी स्वतंत्र चेतना से, स्वतंत्र दृष्टि से काम कर सकें। तो ये सरकार के हित में है और सभी सरकारें पिछले 10-15 वर्षों से इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी जोड़ूंगा मणि कि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है केंद्र में, इसके आने से स्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ी हैं। इसके आने से पहले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छी स्थिति रहती होगी पत्रकारों की, लेकिन पिछले 10 वर्षों में पत्रकारों को डिस्क्रेडिट करने का जो काम हुआ है वो अभी हुआ है। इससे पहले पत्रकारों के साथ, आप भी जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, रह चुके हैं भी, तो हमारे साथ सरकार का, सत्ता का अगर कहीं न कहीं एक एंटागोनिस्ट रवैया था, तो सरकार कहीं हमें गहरे सम्मान भी हमारा करती थी। इस सरकार ने आकर पत्रकारों को डिस्क्रेडिट करना शुरू किया, उन्हें प्रेस्टिट्यूट कहना शुरू किया और उनको जो एक वैधता मिली हुई थी, सामाजिक सम्मान मिला हुआ था, उस सम्मान को सरकार ने धीरे धीरे करके खत्म किया। तो पत्रकारों के खिलाफ एक आम माहौल बनाने में इस सरकार का बहुत गहरा योगदान है। लेकिन फिर यह भी है कि सिर्फ इसी सरकार, जब एक बार सिलसिला शुरू हो जाता है तो अन्य पार्टी भी उसी राह पर चलने लग जाती हैं। तो ये हमने देखा है पिछले 10-1 वर्षों में। ऐसा कहते हैं कि मुकेश, आप तो बेहतर जानेंगे कि मुकेश ने एक कोबरा कमांडो की रिहाई में बहुत अहम किरदार निभाया जब वो नक्सलियों ने उनको पकड़ लिया था। 2021 की बात है। तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पत्रकार जिसने दरअसल सरकारी फोर्सेस या किसी सरकारी फोर्स के किसी इंसान को छुड़वाने में मदद की, वैसे एक इंसान को इस तरह से स्टेट की तरफ से धमकाया जाता है और फिर वो ख़त्म भी कर दिया जाता है। चलिए, वो स्टेट का उसमें शायद रोल ना हो, लेकिन इस तरह से जो ये होता है कि मतलब आमतौर पर जैसा आप कह रहे थे कि एक रिकग्निशन होता था जर्नलिस्ट का कि वो ये काम करेगा, लेकिन फिर कोई शुक्रगुजार कोई है नहीं, मतलब उसके बाद भी इस तरह की धमकियां उनको देना, जबकि दरअसल किसी की जान ही बचाई थी उन्होंने। तो देखिए, मैं यहाँ 2 बात कहूंगा जी। ये वो जो आपने अभी सीआरपीएफ कमांडो का जिक्र किया, उस घटना पर भी आऊंगा। पहले मैं ये, चूंकि आपने कहा स्टेट का कोई रोल नहीं है, मैं उस पर थोड़ा सा जोड़ूंगा। स्टेट का इस हत्या में सीधा रोल नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन स्टेट का ये रोल है क्योंकि स्टेट वो माहौल बना रही है लगातार अपने कर्मों से, है ना, बाई एक्ट्स, बाई इट्स ओन कमीशंस के, जो पत्रकारों के खिलाफ जाता है। ये वो माहौल है जो पत्रकार को एक क्षुद्र, एक तिरस्कृत प्राणी बनाता है। ये वो माहौल है जो पत्रकार को प्रेस्टिट्यूट घोषित करता है। ये वो माहौल है जो पत्रकार को फ्रीडम नहीं देना चाहता है। ये इसी स्टेट ने माहौल बनाया है। तो आप जानते हैं मणि कि जब ये माहौल बनता चला जाता है, परवेजिव हो जाता है, तब ये समाज के विभिन्न वर्गों में भी बैठ जाता है। आप देखें कि पिछले 10-12 साल में पत्रकारों की जो सामाजिक साख है उसमें बहुत गहरी कमी आई है। एक आम ऐसी मान्यता बना दी गई है कि पत्रकार जो है वो अनिवार्यतः वो बेईमान है या गलत काम कर रहा है या ईमानदार, अगर कोई स्टोरी कर भी रहा है इन्वेस्टिगेटिव, उसके पीछे उसके कुछ हित रहे होंगे। ये निहायत ही ये फ्रॉडुलेंट किस्म की झूठी मान्यता स्थापित कर दी गई है इसी स्टेट द्वारा। तो स्टेट का रोल है इस हत्या में वो इस तरह से कि स्टेट ने सुरेश चंद्राकर, जो कि मुकेश चंद्राकर के मर्डर में प्राइम एक्यूज्ड हैं, ऐसे लोगों को वह मनोबल दिया, वह सोच दी, वह अहंकार दिया कि हम पत्रकारों को जब चाहे हिला सकते हैं, जब चाहे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये स्टेट का इसमें ये रोल है। अब मैं आता हूं आपकी पहली जो आपने कमांडो वाली बात कही थी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मुकेश जंगल में रह के पत्रकारिता करते थे, तो आप सोचिए कि उस जगह मुकेश जैसे गिने चुने पत्रकार हैं, केवल हमारे पास आज की तारीख में बस्तर से बहुत अधिक लोग नहीं है जो स्टोरी ला रहे हैं। तो मुकेश हमारे लिए, देश के लिए एक नेशनल असेट हुआ करते थे। मुकेश उन गिने चुने पत्रकारों में थे जिनकी वो उंगलियों पे पूरा जंगल था। वो क्या जंगल है मैं आपको बताऊं, वो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है जो केरल के भूगोल के बराबर है। आप कल्पना करेंगे, केरल जैसा इतना बड़ा राज्य है, उसके बराबर है बस्तर। तो उस बस्तर में मुट्ठी भर पत्रकार हैं जिनमें से मुकेश एक हुआ करते थे। और ये पत्रकार
चूंकि अंदर जाते हैं जंगल में तो उनके नक्सलियों से भी थोड़े इनका संवाद होता रहता है, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में ये मीडिएटर की भूमिका भी निभा देते हैं। तो सीआरपीएफ कमांडो की जब रिलीज हुई थी तो पूरा जब उनका एब्डक्शन हुआ था तो सत्ता एकदम घुटने पर आ गई थी। किसी को नहीं माना था। भारत की एलीट फोर्स है, आप जानते हैं, कोबरा एलीट पैरामिलिट्री फोर्स है, इट वाज क्लूलेस कि हम क्या करेंगे आखिर, अब कैसे बचा करना है। तो मुकेश उन दिनों 2-4 पत्रकारों में से थे जो कि जंगल जाते हैं, उनसे नेगोशिएट करते हैं, मीडिएट करते हैं और उनको छुड़ा कर लाते हैं सीआरपीएफ कमांडो को। तो बताइए, ऐसा व्यक्ति तो नेशनल एसेट है हमारे लिए। बिल्कुल। और ऐसे एसेट के साथ हम क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ हमारी सत्ताएं उन्हें डराती हैं, धमकाती हैं, हमारे पुलिस वाले उन्हें काम नहीं करने देते हैं। जबकि विचित्र बात है कि ऐसे ही एक पुलिस वाले को वो छुड़ा कर लाए हैं। हाँ। लेकिन वो काम नहीं करने देते और अंततः देखिए क्या नतीजा होता है। तो मेरी दृष्टि से पूरा सिस्टम, स्टेट कॉम्प्लिसिट है इस मर्डर में। स्टेट अपने दायित्व को नकार नहीं सकती इस मर्डर में। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो सरकार ने अब 10 लाख रुपए का मुआवजा अनाउंस किया है और कहा है कि एक बिल्डिंग बनाएंगे वो जर्नलिस्टों के लिए और उसका नाम मुकेश पर रख देंगे, क्या ये इनफ है या क्या ये सही तरीका है उनको याद करने का? देखिए, उनको याद करने का एकमात्र तरीका यही है कि बस्तर में पत्रकारों के लिए जिस तरह के संकट बने रहे हैं पिछले कई दशकों से, उन संकटों को निपटाने के लिए, मिटाने के लिए सरकार संकल्परत हो जाए। 10 लाख का मुआवजा, बाय द वे उनका कोई परिवार नहीं था, उनकी माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, शादी उन्होंने की नहीं थी, तो बड़े भाई हैं और बड़े भाई की अपनी पत्नी और बच्चे हैं, बस यही उनका परिवार है। तो जो आज चाहिए मुकेश की स्मृति को, मुकेश के साथी पत्रकारों को बस्तर में, वो यह कि बस्तर पत्रकारों के लिए भय मुक्त हो जाए। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक मुकेश को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकेगी। आशुतोष, वहाँ पर जैसे हमेशा, अब जितना भी मैं रिपोर्टिंग देखता हूँ, चलिए एक बहुत लोग वायलेंस जब भी होता है, दंतेवाड़ा में हुआ था, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बड़े पैमाने पे होता है या छोटे लेवल पे होता है कि माओइस्टों ने मार दिया सीआरपीएफ के लोगों को, ये किया, माओइस्ट भी मारे गए हैं जवाबी हमले में। ऑपरेशन ग्रीन हंट में आपने खुद कवर किया है उस चीज़ को, इतना कुछ हुआ है, आम लोग पिसकर रह गए हैं, ये नैरेटिव निकल के आता है। लेकिन जिस तरह से जैसे एक माओइस्ट का एक मतलब शैडोई बड़ा कैरेक्टर लगता है एक माओइस्ट, कि हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, हमें मालूम है, वो किसी भी इंसान की जान ले लेता है बिना एक लम्हे का तवक्कुफ किए, वो किसी को भी उठा लेगा, मार देगा, ये कर देगा, वगैरह वगैरह। आपके एक्चुअल जो उन सालों में जब आप रहे वहाँ पर, आपका तजुर्बा कैसा था इनके साथ? देखिए, थोड़ा सा जटिल मसला है नक्सलवादियों का या माओवादियों का। ऑन फेस ऑफ इट वे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट गुरिल्ला हैं जो कि क्रांति चाहते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत तो ये है, और क्रांति कैसे आएगी? बंदूक की नोक से आएगी, जो माओ का फेमस कथन है, बैरल ऑफ द गन से आएगी। तो उस आधार पर वे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय सत्ता वे तमाम अधिकार देने में विफल रही है जो कि आम आदमी को सशक्त बनाते हैं। ये उनकी बेसिक प्रेमिस है। लेकिन क्या वो इसको हर जगह पूरा कर पाते हैं? ये इस बात में मुझे संशय है। दूसरा, क्या आज की तारीख में 2025 या 24 की दुनिया में क्या ऐसे हिंसक आंदोलन की जगह है कोई? इस बात पर भी संशय है। तो और क्या उन्होंने उन आदर्शों को बनाए रखा है जिनको लेकर कभी उन्होंने बड़े दावे किए थे? इस बात पर भी शक है। तो नक्सली माओइस्ट बड़ी ही जटिल संस्था है। एक तरफ उनके दावे हैं, एक तरफ उनके वायदे हैं, एक तरफ वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट होने का सपना है, दूसरी तरफ बेहिसाब हिंसा भी है। आपको बताऊं कि खुद मुकेश चंद्राकर को एक बार नक्सलियों ने धमकी दी थी रिपोर्टिंग के लिए।
और कई अन्य पत्रकार भी समय समय पर उनको नक्सली धमकी देते रहते हैं अंदर उन पर रिपोर्टिंग करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नक्सलियों का दामन पाक साफ है। इसके अलावा नक्सलियों की हिंसा तो है ही है। आपने कई सारी खबरें सुनी होंगी कि क्रॉस फायर में लोग मारे जाते हैं। उन्होंने जो पूरे बस्तर में उन्होंने लैंड माइन्स बिछा रखी हैं, उन लैंड माइन्स की चपेट में एकदम निहायत ही निर्दोष व्यक्ति आ जाते हैं। तो इस तरह से माओवादियों का दामन पाक साफ तो है नहीं वहां, लेकिन इसके बावजूद हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि बस्तर जैसी जगह में जहां मूलतः इंडिजिनस ट्राइब्स रहा करते हैं आज भी, उन आदिवासियों के भीतर राजनीतिक और आर्थिक चेतना को विकसित करने में नक्सलियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक समय तक इनका सरकार बहुत गहरा शोषण किया करती थी इन आदिवासियों का। इन माओवादियों के आने के बाद से कम उन आदिवासियों को एक आवाज मिल गई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या उस आवाज ने उन्हें मिनिस्ट्री में वह आवाज ला सकी, इस बारे में संशय है अभी। उस आवाज ने उन्हें कितना समर्थ बनाया, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। तो नक्सलियों का रिपोर्ट कार्ड थोड़ा मिक्स है मेरे ख्याल से। आशुतोष, यहाँ पर एक नया प्लेयर दाखिल होता है जो कॉर्पोरेट जो ग्रुप्स हैं, अदानी हैं और भी दूसरे हैं, इनके माइंस हैं। बहुत बार न्यूज़ में भी आता है या फिर रिपोर्टिंग करने की कोशिश तो होती है, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जाती है कि देखिए इसके पीछे, सरकार के इस स्टेप के पीछे दरअसल एक सरमाएदार को फ़ायदा पहुंचाने का था या हो सकता है। इसके आने से, इन कॉर्पोरेट क्लास के आने से क्या फ़र्क पड़ गया है वहाँ पर? क्या जैसा हम समझते हैं कि नहीं इन्हीं के इशारों पर सब कुछ हो रहा है, क्या ऐसा है, या स्टेट का अलग उसका रोल है जिसमें वो कैपिटल का इस्तेमाल कर रहा है इस तरह से अपने इरादों को मजबूत करने के लिए? देखिए, कॉर्पोरेट कैसे आता है बस्तर में, इसको समझना जरूरी है। बस्तर बहुत ही बीहड़ जंगल है जहां हिंदुस्तान का शायद सबसे बेहतरीन लोहा छुपा हुआ है जिस जमीन के नीचे। इसके अलावा बस्तर में कई सारे अन्य मिनरल्स भी हैं। तो चूंकि यह जंगल इंट्रैक्टेबल है, अभी तक सत्ता नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए इस जंगल पर कॉर्पोरेट्स की निगाह बहुत पहले से बनी हुई है। उनका अरसे से उनकी इच्छा रही है कि यहाँ से अगर माओवादी साफ हो जाएं और तो हम पूरे जंगल को काटकर वहां से हम माइनिंग कर ले जाएंगे। राइट। तो इस कॉर्पोरेट माइनिंग लॉबी के आने से यह एक नया एंगल इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि यह तर्क दिया जाता है कि कॉर्पोरेट की इंडस्ट्री के आने से स्थानीय तरक्की होती है। आपने सुना होगा। हाँ, ये बहुत ही अक्सर उछाला गया तर्क है। मैं आपको दंतेवाड़ा को उदाहरण देता हूँ। दंतेवाड़ा कई सारे दशकों से नक्सलवाद की भारत में राजधानी बना हुआ है, बहुत बीहड़ गढ़ रहा है। आपको अचंबा होगा, दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का, विच इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, बहुत ही बड़ा विशाल मेगा प्लांट है आयरन ओर माइनिंग का। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये माइनिंग प्लांट जो 1960s में कुछ आया था, उसके आने के बाद तो दंतेवाड़ा चमक गया होगा, है ना? उसके आने के बाद तो दंतेवाड़ा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई होगी वहां के आदिवासी की। आप कभी दंतेवाड़ा विजिट कीजिए तो आपको अचंबा होगा कि उस प्लांट को तो इन्होंने, एनएमडीसी ने, एकदम लहलहा दिया है। उसके अलावा दंतेवाड़ा एकदम हार्ट ऑफ डार्कनेस बना हुआ है। उस पूरे प्लांट में आज तक कोई स्थानीय आदिवासी क्लास 4 यानी कि चपरासी के पोजीशन से ऊपर नहीं उठ पाया है। आप उस जमीन पर, आदिवासी की जमीन को छीन लेते हैं, उस जमीन पर आप अपनी बड़ी बड़ी आप इमारतें और अपने उद्योग खड़े कर देते हैं और वहां तमाम किस्म का उसके नदी में, जंगल में प्रदूषण भी फैलाते हैं, लेकिन आप उसको बदले में देते क्या है? कोई नौकरियां नहीं है वहां। तो ये जो पूरा आर्गुमेंट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कॉर्पोरेट लॉबी का फायदा होता है स्थानीय जनता को, ये वहां होता है जहां स्थानीय जनता राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो। वह जनता जो कि इंडिजिनस ट्राइब है, जिसको यह तक नहीं मालूम कि उसको संविधान के अधिकार उसके पास हैं क्या, और जब अधिकारों की लड़ाई लड़ने आती है तो वो अधिकार कुचल दिए जाते हैं, उस जनता का तो कोई लाभ होने वाला है नहीं इससे। आपने अंततः क्या किया है? जो भी कॉर्पोरेट वहां आए हैं गिने चुने, वे अंततः वे बाहर से आते हैं पैराशूट होकर और उस बस्तर पर राज करके वहां काम करके चले जाते हैं। स्थानीय जनता को फायदा नहीं हुआ है इससे। उल्टा आक्रोश भड़का है स्थानीय आदिवासियों में, और जब जब ऐसे भूमि जबरन अधिग्रहण होते हैं, हमने देखा है
कि अक्सर स्थानीय आदिवासी फिर वो नक्सली कैंप में जुड़ जाता है, हथियार उठाकर लड़ाई लड़ने निकल पड़ता है। जल जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई है फिर वो। आशुतोष, ऐसे माहौल में आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार भले बदल जाए, केंद्र में हो या स्टेट में हो, कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ जाए, क्या जर्नलिज्म करना आसान कभी होगा बस्तर में या उस रेड कॉरिडोर में? आपके अपने तजुर्बे से आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरी दृष्टि से हाल फिलहाल में तो बस्तर में पत्रकारिता बहुत कठिन है। और उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर बस्तर में सत्ता, बस्तर में प्रशासन, बस्तर के ठेकेदार अगर पत्रकारों को इतनी हल्की निगाह से देख पाते हैं, इतने अपमान भरे दृष्टिकोण से उन्हें बरत पाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बड़े संस्थानों ने, जो कि कद्दावर, ताकतवर, शक्तिशाली मीडिया संस्थान है, उन्होंने बस्तर को त्याग दिया है। अगर बस्तर पर नियमित रूप से बड़ी जगहों की रिपोर्टिंग होती रहती, तो बस्तर के स्थानीय पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता रहता, जो आप याद करें, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। तो एक फ्रीलांसर जो है, निहत्था, वो अपने आप को बड़ा डिफेंसलेस, वल्नरेबल महसूस करता है, बस्तर का खासकर। और अगर उनको, लेकिन अगर इस नेशनल मीडिया का अगर लगातार सपोर्ट मिलता होता, अगर उसे लगता कि हमारी आवाज यहाँ सुनी जा रही है, हम लोग भी यही हैं, तो वहां के अधिकारी हों या ठेकेदार हों, उनके भीतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेक जरूर लगता, ऊपर लगाम लगती। तो ये बड़ी जटिल समस्या है। सत्ता बदल नहीं रही है, जो मैंने शुरू में कह रहा था, और नेशनल मीडिया बस्तर की ओर रुख नहीं कर रहा। तो अब जो वहां का स्थानीय पत्रकार है, वो बहुत ही निरीह अवस्था में वहां जी रहा है। आशुतोष, बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वक्त दिया आज, देर रात को मेरी दरख्वास्त कबूल करते हुए आप जगे रहे हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मणि, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, और धन्यवाद मणि। जी।